अगर हम 2025 की मानसून अवधि की बात करें तो विशेष रूप से अगस्त का महीना उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर एक के बाद एक कई बड़ी आपदाएं घटित हुई। पहले धराली में, उसके बाद थराली में, और साथ ही इन आपदाओं में भागीरथी और यमुना, इनका प्रवाह अवरुद्ध हुआ, इनमें झील बन गई। तो क्या इन आपदाओं में कोई समानता देखी आपने? तो आज हम बात करेंगे इन आपदाओं के बारे में। ये आपदाएं क्यों घटित हो रही हैं, इनमें क्या समानताएं हैं, कैसे हम इन्हें रोक सकते हैं। परंतु हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बिना हम शायद आपके साथ लगातार बने न रह पाए। ऐसा तो आप नहीं चाहते होंगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 का मानसून और विशेष रूप से अगस्त का महीने की शुरुआत में 5 तारीख को थराली कीचड़ की बाढ़ से सरोवर हो गया। कीचड़ का एक पूरा का पूरा सैलाब सा आया और उसने पूरे के पूरे थराली कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया। थराली गंगोत्री से पहले एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहां पर सामने मुब्बा में गंगा माँ का शीतकालीन निवास है। शीतकाल में वो मुब्बा में प्रवास करती है। और यहाँ पर थराली में काफी बड़ी संख्या में होटल्स, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें कि तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पे रुकते थे। अचानक पूरा का पूरा कस्बा मलबे के ढेर से दब गया। और आपने भी इस सब का वीडियो देखा होगा। पूरा का पूरा देश इस वीडियो को देख के एकदम से सन्न हो गया। और इसी घटना थोड़ा डाउन स्ट्रीम में हर्सिल के पास जो लैंडस्लाइड और मड फ्लो हुआ, उससे भागीरथी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। एक झील बन गई, जिससे कि पूरा का पूरा निचला इलाका, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, इन सब में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। और ये पहली बार नहीं था जब भागीरथी इस तरह रुकी हो। इससे पहले 1978 में भी कनोडिया गाड़ से लैंडस्लाइड हुआ था गंगनानी के पास, और भागीरथी का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हुआ था। 4 अगस्त को ये घटना हुई थी और 6 और 10 अगस्त को इससे रिसाव हुआ था, ब्रीच हुई थी, और जिससे कि विशेष रूप से जोशियाड़ा में काफी नुकसान हुआ था। तो ये जो हर्सिल के पास झील बनी थी, इसको लेके एक चिंता पूरी की पूरी वैली में हो गई कि अगर ये झील अचानक टूटती है, ये बांध अचानक टूटता है, तो नीचे के हिस्से में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। वहां थराली में अभी सर्च एंड रेस्क्यू, लोगों को खोजने का, जो लोग लापता हो गए थे उनको खोजने का, रेस्क्यू का, रिलीफ का काम चल ही रहा था कि 22 अगस्त को थराली में इसी तरह की घटना हुई। बहुत बड़ा मड फ्लो, लैंडस्लाइड, डेब्री नीचे आया और उसने थराली में कई जगह पे भारी नुकसान किया। और इसी के साथ यमुना वैली में स्याना चट्टी के पास कुपड़ा गधेरा अपने साथ बहुत ज्यादा मलबा लेके नीचे आया और उसने यमुना के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। वहां पर एक झील बन गई 22 अगस्त के दिन। और आप सभी ने वहां स्याना चट्टी में, क्योंकि पानी भरने लगा, वहां के लोगों ने झील के पानी में उतर कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वीडियो शायद आपने भी देखी हो। लोगों का कहना था कि जून से ये लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, कोपला गधेरा मलबा लेके आ रहा है, और जिसकी वजह से वहां पे बांध सा बन गया था और प्रशासन ने समय पे कार्रवाई नहीं की, अन्यथा इतनी बड़ी आपदा घटित नहीं होती। क्योंकि वहां पर इसके कारण स्याना चट्टी पूरा का पूरा काफी इलाका स्याना चट्टी का डूब गया, और साथ ही उसके अपस्ट्रीम में जो गांव थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। अब हम बात करते हैं इन आपदाओं की। तो इन सभी आपदाओं में जो स्ट्रीम है,
जो नाला है वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में मलबा लेके आता है और एक पूरा डेब्री फ्लो सा रहता है, जिसकी वजह से नीचे के इलाके प्रभावित होते हैं, उन पे नुकसान होता है और साथ ही इस प्रवाह की वजह से नदी का जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इसके दो पक्ष है। पहला कि किस कारण ये घटनाएं घटित हुई, और दूसरा ये कि इनसे जो नुकसान हुआ आखिर ये नुकसान हुआ क्यों। कारणों की चर्चा एक डिटेक्टिव की तरह हम लोग, हमारे वैज्ञानिक खोजने में लगे हुए हैं, विशेष रूप से धराली के बाद, कि आखिर हुआ क्या। क्लाउड बर्स्ट था, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था। आखिर ये था क्या कि अचानक कितनी तेजी से इतना ज्यादा पानी आया, उस पे अभी बातचीत चल रही है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इन आपदाओं में इतना नुकसान हुआ क्यों। आपदा के बाद आपने भी देखा होगा थराली के कई फोटोग्राफ्स विगत के सामने आ रहे हैं, और 90s के जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि नीचे जो एल्यूएल फैन है उसके ऊपर केवल खेती हो रही है, वहां पर कोई आवासीय भवन या इस तरह की स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दे रहे। उसी तरह यमुना में जो डैमिंग हुई उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि कुथनौर और खादरी, दो गांव, यहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित होने के बाद ऊपरी स्थान पर उनके जो पैतृक घर थे वहां पर शिफ्ट हो जाते। तो ये कुथनौर और खादरी जो थे ये अभी अभी बसे थे। उसी तरह श्याना चट्टी में भी ज्यादातर स्ट्रक्चर जो थे वो अभी हाल 90s के बाद बने थे, क्योंकि अभी यहाँ पर यात्रियों का आवाजाही बढ़ी तो वहां पर कहीं रेस्टोरेंट, कहीं होटल, कहीं रिजॉर्ट, उस तरह के स्ट्रक्चर बन गए। उसी तरह थराली में भी ज्यादातर स्ट्रक्चर थराली के तहसील बनने के बाद बने। तो इनसे एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं हमने जो परंपरागत तरीका हमारा बसने का था वो भुला दिया। हमारे जो पूर्वज थे, हालांकि पहाड़ों में, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, खेती और पानी दोनों ही मिडिल स्लोप्स में या लोअर स्लोप्स पे था। खेती वाली जमीन भी लोअर स्लोप में थी या मिडिल स्लोप में थी, पानी के जो स्रोत थे वो भी मिडिल स्लोप या लोअर स्लोप्स पे थे। और यहाँ के लोग परंपरागत रूप से कभी भी खेती वाली जमीन के ऊपर, नदी नालों के किनारे नहीं बसे, वो बसने के लिए ऊपरी सुरक्षित स्थानों पे गए। आपने देखा होगा धराली में भी नीचे केवल खेती हो रही थी, वहां पर मंदिर था, जैसा कि प्रायः होता है जहां पर संगम है वहां पर हम मंदिर बनाते हैं। तो वहां पर केदार का ये मंदिर था जो कि बार बार सिल्टेशन की वजह से प्रभावित हो रहा था और इसको एक्सकवेट करके सुरक्षित रखा गया था। और इस आपदा में वो पूरा का पूरा मंदिर डेब्री से ढक गया है, उसका कुछ भाग अभी एक्सकवेट करके साफ किया गया है। तो हम लोगों ने विभिन्न कारणों से, जिसमें कि प्रमुख, क्योंकि नीचे सड़क आ गई, सड़क के पास जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो वहीं पे कंसंट्रेट हो गई, और जो लोग सुरक्षित स्थानों पे रहते थे, जैसे कि कुथनौर और खादरी के लोग जो अपने सुरक्षित स्थानों पे रहते थे परंतु इकोनॉमिक एक्टिविटी रोड के पास थी, नीचे थी, श्याना चट्टी के पास थी, तो वो लोग भी नीचे शिफ्ट हो गए। इसी तरह थराली में नीचे सड़क आ गई तो लोगों ने वहां बसना शुरू कर दिया। तो हमारा जो बसावट का चुनाव था वो गलत था। अगर वहां पे बसावट नहीं होती तो इस तरह की जनहानि और क्षति इन आपदाओं में नहीं होती। दूसरी, अब हम कानूनों की बात करें, जरा सोचिए, अगर जो यहाँ पे घटनाएं हुई उसमें इतना मलबा नहीं होता, केवल पानी पानी बहता, तो क्या नुकसान इतना होता? शायद मेरी तरह आप भी ये मानेंगे कि अगर केवल पानी होता तो नुकसान इतना नहीं होता। आपने सच कहा, क्योंकि पानी की नुकसान करने की, कटाव करने की और बहा के ले जाने की जो क्षमता है वो उसकी डेंसिटी के साथ बढ़ती रहती है। देयर इज ए क्यूबिक रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड द ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अगर उसकी डेंसिटी 2 गुना होती है तो जो कटाव करने की, बहा के ले जाने की क्षमता है 8 गुना बढ़ जाएगी। यहां तो पूरा का पूरा मलबे का रेला था। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कई 100 गुना बढ़ गई थी, तो इसकी कटाव करने की क्षमता, बहा कर ले जाने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। अब
हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बात कर रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ या ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट हुआ। अब क्लाउड बर्स्ट या बारिश, क्लाउड बर्स्ट का मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश, मतलब बहुत ही कंसंट्रेटेड रेन छोटे से इलाके में हो रही है। अब बारिश कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, इतना तो आप भी मानेंगे कि वो इन सिटू रॉक्स को, जो चट्टाने हैं, उनको नहीं तोड़ सकती। वो जो जमीन पे मलबा पड़ा हुआ है उसको जरूर बहा के ले जा सकती है, उसको डिस्टेबलाइज कर सकती है, मोबिलाइज कर सकती है, परंतु इन सिटू रॉक्स को तो वो नहीं तोड़ पाएगी। अगर आप ना माने तो किसी चट्टान के ऊपर बहुत ज्यादा पानी डाल के खुद टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि ये मलबा आखिर आया कहां से? धराली में, क्योंकि ये जो बाढ़ शुरू हुई, धराली का इवेंट शुरू हुआ, ये काफी उच्च हिमालयी क्षेत्र से शुरू हुआ, ग्लेशियल रीजन से क्षेत्र शुरू हुआ, और वहां पर मोरेन्स या फिर अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स जो ग्लेशियल एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होते हैं वो बनते रहते हैं। तो वहां तो ठीक है, वहां भारी बारिश अगर होती है तो वो मोरेन्स को मोबिलाइज करती हैं, अपने साथ नीचे लाती है और नुकसान करती हैं। पर थराली में क्या, कुपड़ागाड़ में क्या, इन जगहों पे तो इस तरह के डिपॉजिट थे नहीं। तो कहीं जो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, हिमालय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कहीं ये मलबा उसके द्वारा उत्पन्न तो नहीं हुआ और हमने उसे ऐसे ही पहाड़ी स्लोप पे छोड़ दिया था। तो यहाँ इस पक्ष पे रिसर्च करने की जरूरत होती है। तो हमने 2 बातें की कि हमें क्षति हुई इसलिए कि हम गलत जगह पे थे, और क्षति का परिमाण इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ा क्योंकि पानी के साथ बहुत ज्यादा मलबा है, और मलबे का स्रोत पहाड़ी ढाल पे कहीं होना चाहिए। और हो सकता है हमारे द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है, हम सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो मलबा हम जो पहाड़ी ढाल पे छोड़ दे रहे हैं वो एक एम्यूनिशन है, और बारिश केवल ट्रिगर है, वो केवल इसे नीचे बहा के ले जा रही है। हमने एम्यूनिशन खुद तैयार किया हुआ है इन आपदाओं के लिए। तो अगर आगे देखें तो सबसे पहले हमें एक डेब्री डिस्पोजल पॉलिसी बनानी होगी कि मलबे का सही निस्तारण हो, वैज्ञानिक रूप से निस्तारण हो, सही जगह पे निस्तारण हो। अभी भी जो सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रही हैं, उनका जो मलबा है वो ठीक से निस्तारित नहीं हो रहा है। जो हमने डंपिंग जोन्स बनाए हुए हैं वो कहीं पर ठीक से नहीं है। कई ऐसे फोटोग्राफ्स इसके बाद आपने सोशल मीडिया में देखे ही होंगे। उसी के साथ जो लैंड यूज पॉलिसी है वो हमें बनाने की जरूरत है, हमको हजारजोनेशन करने की जरूरत है, और जिन जगहों पे ज्यादा खतरा है आपदाओं का वहां पर हमें मानवीय हस्तक्षेप और मानवीय निवास प्रतिबंधित करना होगा, और इस पॉलिसी का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। उसी के साथ पहाड़ी ढाल पे कहाँ पे लूज डेब्री है उसकी मैपिंग करनी होगी, और उसके आधार पे हमें इस तरह के जो फ्लैश फ्लड होते हैं उसका खतरा कहाँ पे कितना है वो चिन्हित करना होगा। जो लोग असुरक्षित जगहों पे रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पे विस्थापित करना होगा। कोई भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क पहाड़ों में करें उसके लिए हमें भूवैज्ञानिकों की सलाह लेनी होगी, उन्हीं के अनुरूप हमें काम करना होगा। ऐसा नहीं कि जब आपदा बहुत बड़ी हो गई तब हम जियोलॉजिस्ट बुला रहे हैं, तब उसकी सलाह ले रहे हैं। प्लानिंग स्टेज पे जियोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसी के साथ पहाड़ों में, क्योंकि हम पहाड़ों में कुछ भी कर रहे हैं डेब्री जरूर पैदा होगी, तो हमें पहाड़ों में कितना विकास करना है, कितना इंटरवेंशन करना है, उसकी लिमिट हमें कहीं ना कहीं करनी होगी। अब पहाड़ों में हर घर हर तोक तक हम सड़क नहीं ले जा सकते, तो पहाड़ों में कितनी सड़क बनेगी उस पे मंथन हमें लोगों के साथ बैठ के करना चाहिए कि किस गांव को हम पहले से रोड से कनेक्टेड मान लें। कि माना आपके तोक से 1 किलोमीटर दूर पे मोटर मार्ग आ गया है तो आपको भी मोटर मार्ग से कनेक्टेड मान लिया जाए। ऐसा नहीं कि आपके घर तक सड़क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारा नुकसान ही है। उसी के साथ यहाँ उत्तराखंड में कई वैज्ञानिक संस्थान हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जार्जोनेशन, रिस्क मैपिंग कर रहे हैं। उनके साथ और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। कई बार, इस बार भी जब थराली में आपदा घटित हुई उसके बाद कुछ संस्थानों ने कहा कि हमने
पहले से सरकार को बता दिया था कि यहाँ आपदा हो सकती है, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो। वैज्ञानिक संस्थान जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसे खुले तौर पे बताएं कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कितनी उसकी प्रायिकता है, कब होगा, उसको पूरे विश्वास के साथ बताएं। और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि एक रिपोर्ट आई उसे हमने बिना पढ़े किनारे रख दिया, ऐसा न करें। और अगर कहीं इस तरह का संशय होता है, कोई दुविधा होती है, तो सीधे मीडिया में जाने की जगह आपस में बैठ के बिल बांट के उसको सुलझाया जाना चाहिए। इससे दोनों ही पक्षों को फायदा हो। उसी के साथ जैसा हमने कहा कि यहाँ के जो लोग थे वो परंपरागत रूप से आपदाओं से सुरक्षित रहना जानते थे, तो हमें अपने जो हम प्लान बना रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के परंपरागत ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जैसा अभी बात चल रही है, हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अर्ली वार्निंग की बात करनी चाहिए। वैज्ञानिक संस्थान भी कहते हैं कि हर जगह मॉनिटरिंग होनी चाहिए, परंतु उन्हें भी प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होना चाहिए। यहाँ की जो भौगोलिक भूगर्भिक स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत हैं, कठिन हैं। अभी हमने सरकार ने हाइड्रोमेट स्टेशन कई जगह तहसीलों पे लगाए हैं, वही पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं खराबी हुई रहती है। तो इतने रिमोट एरिया में कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज होंगे, किस तरह से इस तरह के इक्विपमेंट आबाद चल पाएंगे, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। जरूर हमें ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है, अर्ली वार्निंग की जरूरत है, और सबसे जरूरी हमें लोगों को अवेयर करना होगा। और इसके लिए जो भी हम हजार डोनेशन करते हैं, रिस्क डोनेशन करते हैं, उन रिपोर्ट्स को हमें लोगों तक ले जाना होगा, सरल भाषा में, लोकली पर्टिनेंट एग्जाम्पल्स के साथ उनको बताना होगा कि तुम्हारे इलाके में कौन सी आपदाएं आ सकती हैं, खतरा कितना बड़ा है, विगत में कब कब इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस सब को उन्हें बताना होगा। ऐसा नहीं कि हमने बड़े कंसल्टेंट से काफी पैसा खर्च करके एक मोटी रिपोर्ट बना ली और उसे अपनी अलमारी में सजा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सो हम जो हजार्ड असेसमेंट कर रहे हैं या रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, इसका उपयोग लोगों को जागरूक करने के साथ साथ पॉलिसी प्लानिंग के लिए करना चाहिए, ताकि जो असुरक्षित इलाके हैं वहां पे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर या हाई इन्वेस्टमेंट ना हो, उस तरह की हम बात करें। अगर ये सब चीजें हम करते हैं, तो हम अगर मलबे का सुरक्षित निस्तारण करते हैं, हमारे स्ट्रोक्स पे मलबा अगर कम से कम रहता है, तो बारिश कितनी ही ज्यादा हो जाए, कितना ही बादल फट जाए, वो बर्ड फ्लो में तब्दील नहीं होगा और हमारा नुकसान सीमित होगा। और अगर नीचे पानी बहता भी है, तो हम लोग तो नदी के किनारे रह नहीं रहे, वहां पे जो भी अवसंरचनाएं थी, लोग थे, उनको हमने सुरक्षित जगहों पे विस्थापित कर दिया है, तो हमारा नुकसान भी नहीं। तो आज की हमारी चर्चा आपको कैसी लगी? इससे कुछ जानने को, कुछ सोचने को अगर आप प्रेरित हुए हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना हक तो हमारा भी बनता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Like, share and subscribe this channel and keep watching. Namaskar.